हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। तो डिटर्मिनेंट के थर्ड प्रॉपर्टी में दिया है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। आइडेंटिकल का मतलब ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर जीरो। बोल रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब सभी एलिमेंट उस रो और कॉलम के सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। जैसे ये एग्जांपल दिया है ए बी सी B1 B2 B3 C इन द एबव एग्जांपल हम देखेंगे कि जो ये R1 है और ये R3 है, इन दोनों रो के एलिमेंट आइडेंटिकल हैं। और हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर दो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है? जीरो। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। जैसे एक हमने डिटर्मिनेंट लिया है जिसमें C1 और C2 ये दोनों कॉलम जो हैं उनके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये एग्जांपल है C1 और C2, इसके दोनों कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो आइडेंटिकल हैं। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। डेल्टा इज इक्वल टू 2, क्लोज करेंगे इसको और इसको क्या मिलेगा? 1 1 2 2 1 1 2 2। सेकेंड, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब क्या हो जाएगा? -1, इसको कवर करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 5 2 2 3 5 2 2। अब +2, इसको और इसको कवर करेंगे तो 3 5 1 1 3 5 1 1। अब ध्यान देंगे, दिस डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 2 1 जा 2 -2 1 जा 2 -1 3 2 जा 6 -5 2 जा 10 +2 3 1 जा 3 -5 1 जा 5। डेल्टा ये 2 में से 2 गया, 0 × 2 0 -1, 6 में से 10 निकलेगा -4 +2, 3 में से 5 माइनस होगा तो -2। डेल्टा ये हो जाएगा 0 -4 -4, यानी डेल्टा +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, 0। ये आ गया 0। अब ये रहा थर्ड प्रॉपर्टी। हम लोग देखें कि दिस C2 और C3 के जो एलिमेंट हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में ध्यान देंगे, बोल रहा है इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और इन ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0। किसी भी रो या कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम, उसके पूरे एलिमेंट अगर 0 होंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे हमने लिया है एक डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1 0 0 0 दिस A3 B3 C3। यहाँ देख रहे हैं जो R2 है, ऑल एलिमेंट इसके क्या हैं? 0 है ना, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक एग्जांपल हमने लिया है, दिस डेल्टा दिस 0 0 0 1 2 3 4 5 6। हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं किसके एलांग? C1 के एलांग, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C1। तो पहला एलिमेंट साइन क्या होता है?
तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? यानी C1 ये है तो इसका साइन हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस जीरो पहले लेंगे तो जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं उसको कवर करते हैं, रो और कॉलम को। क्या मिलेगा? 2 3 5 6। हमने लिखा है 2 3 5 6। इस सेकेंड वाले को कवर करेंगे, दिस एंड दिस। क्या मिलेगा? 1 3 4 6, ये भी लिखा है। और तीसरा देखेंगे, दिस 1 2 4 5 1 2 4 5। अब ध्यान देंगे, दिस डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई होगा 12 माइनस 15 माइनस 0 6 माइनस 12 प्लस 0 5 माइनस 8। 0 में मल्टीप्लाई होगा किसी भी चीज़ का, क्या हो जाएगा? 0, ये भी 0 प्लस 0, टोटल मिलके क्या हो गया? 0। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम जिसके पूरे एलिमेंट अगर 0 होंगे तो उस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें ध्यान देंगे, 5th प्रॉपर्टी में बोला है कि इफ ईच एलिमेंट ऑन वन फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। बोल रहा है कि अगर डायगोनल एलिमेंट के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है? A1 B2 C3, अगर एक साइड के, किसी भी साइड के, या ये प्रिंसिपल डायगोनल है हम लोगों का, तो प्रिंसिपल डायगोनल के किसी साइड के, या नीचे वाले या ऊपर वाले, अगर टोटल एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट कर देंगे वही उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 3 × 5 × 2। कब ऐसा होगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड या ऊपर या नीचे टोटल एलिमेंट 0 हो, यहाँ नीचे वाले टोटल एलिमेंट 0 हैं, ठीक है? तो इस केस में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को केवल मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये हमने दिया, इस नीचे एक डिटर्मिनेंट बनाया जिसमें ऊपर वाले प्रिंसिपल डायगोनल ये है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले तीनों एलिमेंट 0 हैं। तो इस केस में भी हम केवल क्या कर देंगे, दिस A1 B2 और C3, दिस A1 B2 C3 का मल्टीप्लिकेशन ही क्या हो जाएगा? उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड का एलिमेंट अगर 0 हो टोटल, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट होगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के। जैसे यहाँ A1 B2 और C3 इसके प्रोडक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई द सेम नंबर के। कह रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो चाहे कोई भी कॉलम किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, इसमें बोला है k से मल्टीप्लाई किया, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। समझेंगे इस बात को। जैसे मान लीजिए हमने एक डिटर्मिनेंट लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका वैल्यू है x। अब हमने क्या किया कि R2 में मतलब रो 2 में k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको एक नया डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, क्योंकि इसके रो 2 में पहले वाले में जो R2 है उसमें हम लोग k से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया डिटर्मिनेंट हम लोग को क्या मिल जाएगा? A1 B1 C1 k A2 k B2 k C2 और A3 B3 C3।
तो एक कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो के एक्स होगी, यानी के टाइम फर्स्ट डिटर्मिनेंट होगा। यहाँ दिया इट मीन्स जो डेल्टा 1 की वैल्यू होगी वो के डेल्टा होगी। मतलब अगर इसका वैल्यू 3 है, अगर इसके टोटल R2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ 10 है और एक कांस्टेंट, मान लीजिए पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आ गई और हमारा कांस्टेंट है क्या 5, तो दूसरे किसी भी रो कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो जो नया हमारा डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 50। क्लियर है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। बोल रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 or more term, then determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। कह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में एक पार्टिकुलर नंबर ऐड किया जाए, ठीक है, तो वो डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस किया जाएगा। और किस तरह से किया जाएगा वो नीचे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमने क्या किया कि D1 D2 D3 दोनों तीन ये C1 के जो एलिमेंट है उसमें हमने कोई पार्टिकुलर नंबर D1, किसी में कुछ कांस्टेंट, किसी में कुछ कांस्टेंट, किसी में कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया। इसमें मान लीजिए D1 कर दिया, इसमें D2 कर दिया, इसमें D3 कर दिया। क्लियर है, अलग अलग किया। तो ये 2 पार्ट में टूटेगा। तो पार्ट क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला होगा दिस A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर है। अब प्लस करेंगे, प्लस हुआ है तो प्लस करेंगे। क्या किए हैं D1 D2 D3, तो दूसरे डिटर्मिनेंट में हो जाएगा D1 D2 D3, बाकी एलिमेंट B1 B2 B3 C1 C2 C3। ध्यान देंगे कि किसी रो कॉलम में अगर कोई पार्टिकुलर नहीं, कोई अलग अलग कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए, ऐड करने पर वो डिटर्मिनेंट 2 या 2 से अधिक जितने भी ऐड करेंगे उतने डिटर्मिनेंट में वो टूट जाएगा। जैसे इसमें एक नंबर ऐड किया, जैसे यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, अलग अलग है ना D1 D2 D3। तो पहला तो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एक डिटर्मिनेंट होगा जो ऐड किया, तो D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरह हो जाएगा। ये 7th प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 देखेंगे। बोल रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट बी एडेड द इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट of 1 or more row or column, then value of determinant remain unchanged। ध्यान देंगे क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम में या रो में हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। कांस्टेंट मतलब कोई एक पार्टिकुलर नंबर से, और फिर हमने क्या किया कि उसके पहले या बाद वाले रो या कॉलम में ऐड कर दिया। तो जो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वही दूसरे जो हमको नया डिटर्मिनेंट वो मिलेगा उसकी भी वही वैल्यू होगी। थोड़ा सा एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे ये एक डिटर्मिनेंट हमने लिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमने क्या किया, K को हमने C2 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है कि K से हमने क्या किया, C2 में मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा क्या है, C2 है। इस C2 में हमने K से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया K से। और जब इसमें K से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने इसमें जोड़ दिया, किसमें, मल्टीप्लाई करने के बाद C1 में जोड़ दिया। कह रहा है K इज मल्टीप्लाई इन C2 एंड एडेड टू C1 वी गेट।
जब हमने इसमें k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, KB1 KB2 KB3, हमने लिखा है नीचे KB1 KB2 KB3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको C1 में जोड़ देंगे। तो हमारा C1 क्या है, A1 A2 A3 ना, तो A1 में क्या ऐड होगा, KB1, A2 में KB2 और A3 में KB3, और बाकी जो वो सेम रहेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे देखेंगे हम इसको दो पार्ट में, अभी हमने 7th वाले में बताया कि कोई अलग अलग नंबर ऐड हो किसी रो कॉलम में तो वो 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे ये ऐड हुआ है ना, दिस ऐड हुआ है, तो पहला डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और नया डिटर्मिनेंट इधर क्या मिल जाएगा, KB1 KB2 KB3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3 वैसे ही रहेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। अब ध्यान देंगे, दिस A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस K हमने कॉमन ले लिया है। तो जब K कॉमन ले लिया है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये KB1 KB2 KB3 है, हमने K क्या किया, कॉमन ले लिया है। तो जब K कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ध्यान देंगे जो C1 और C2 के एलिमेंट हैं वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका मतलब C1 के एलिमेंट C2 के एलिमेंट के इक्वल हैं। अभी हमने बताया है कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट सेम होंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स ये टोटल 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे K इंटू 0। डेल्टा 1 क्या मिल जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये हमारा क्या है, यही माने थे ना हमने, डेल्टा इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये हमारा क्या है, डेल्टा है। तो दिस डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 0, यानी डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा। यानी हम देखें कि किसी भी कॉलम या रो में कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसको उसके पहले रो या कॉलम में ऐड करते हैं तो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये रहा 8वां प्रॉपर्टी। बाकी इसके कुछ एग्जाम्पल अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।